श्री कृष्णा साथियों, किरोसा नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर बार कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन, इससे एक दो क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं। साइकेट्रिक का एक टॉपिक है ईसीटी। ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ईसीटी को सबसे पहले किसने खोजा या किसने बताया ईसीटी के बारे में, तो उसका क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ कभी कभार यह भी आता है कि ईसीटी क्या होती है, इसमें किस प्रकार के सीजर प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार की होती है, कौन सी मेडिकेशन इसमें यूज होती है और क्या नर्सिंग केयर होती है। तो इन्हीं 4 या 5 जगहों से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में अपन अब यहाँ 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो हर टॉपिक एक प्रकार से क्वेश्चन है, उसी हिसाब से ये टॉपिक तैयार किया गया है। तो सबसे पहला है कि जो ईसीटी है ये एक फिजिकल थेरेपी है। ये क्वेश्चन आता है कि ईसीटी किस प्रकार की थेरेपी है। ईसीटी एक फिजिकल थेरेपी है। याद रखना है सबसे पहले कि ईसीटी किस प्रकार की थेरेपी है। ईसीटी एक फिजिकल थेरेपी है। फिजिकल थेरेपी मतलब यह बॉडी पे अप्लाई करके या किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक रोड आदि अप्लाई करके बॉडी पे दी जाने वाली कोई थेरेपी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यह एक प्रकार की फिजिकल थेरेपी है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। फिर है कि इसको 1938 में, किसमें, 1938 में सेरेलिटी 1938 में सेरेलिटी एंड बिनी ने डिस्कवर किया था। कब? 1938 में सेरेलिटी एंड बिनी ने इसको डिस्कवर किया था। कब? 1938 में सेरेलिटी एंड बिनी ने। फिर है डेफिनेशन, परिभाषा क्या है कि ये इसमें एक आर्टिफिशियली सीजर्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। कौन से? आर्टिफिशियली सीजर्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड को टेम्पोरल रीजन पर, किस पे, टेम्पोरल रीजन पर या सेंटेरोपैराइटल रीजन पर या हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन पर क्या इलेक्ट्रोड अप्लाई करके क्या आर्टिफिशियल सीजर प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। आर्टिफिशियल कैसे करवाए जाते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड है, बायलेटरल है, यूनिलेटरल है, उसी हिसाब से टेम्पोरल रीजन बायलेटरल है, सेंटरोपैराइटल है, यूनिलेटरल है, ठीक है, बायलेटरल लगा रहे हैं या यूनिलेटरल यूज कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से उसमें क्या है, अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। और इसमें एक ग्रांड माल क्वेश्चन आता है कि ईसीटी में किस प्रकार के सीजर प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, तो ग्रांड माल सीजर, ठीक है। तो ईसीटी में प्रोड्यूस कराए जाने वाले सीजर का नाम पूछा जाता है, तो वह है ग्रांड माल सीजर। और ईसीटी में जो सीजर प्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। क्या? इलेक्ट्रोड अप्लाई करके उसमें इलेक्ट्रिक करंट देकर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो आता है, ठीक है, वह देकर क्या सीजर्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, और उस सीजर्स का नाम है ग्रांड माल सीजर, ठीक है। फिर आगे है इंडिकेशन। यहां से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है किसके, ईसीटी की। तो यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला है सीवियर एंडोजीनस डिप्रेशन। एब्सोल्यूट इंडिकेशन आए तो आपको लिखना है सीवियर डिप्रेशन, ठीक है। इंडिकेशन मतलब किस किस में ईसीटी दे सकते हैं, तो कौन से पेशेंट जिसमें सीवियर एंडोजीनस या सीवियर डिप्रेशन है, विथ सुसाइडल रिस्क है, या क्वेश्चन में विथ सुसाइडल रिस्क भी आए, ठीक है, पेशेंट सुसाइडल रिस्क के साथ है, तो उसमें भी अपन क्या देते हैं, ईसीटी देते हैं। फिर है कैटाटोनिक एंड पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पेशेंट का में सिजोफ्रेनिया है और किस प्रकार का है, कैटाटोनिक एंड पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है, तो उसमें भी ईसीटी देते हैं। और कभी कभार आ जाता है तो बाइपोलर डिसऑर्डर में भी क्या ईसीटी देते हैं, ठीक है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में
सिजोफ्रेनिया पैरानोइड केटाटोनिक टाइप में एंड सीवियर डिप्रेशन में क्या ईसीटी देते हैं। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से भी कि किस किस में इंडिकेटेड है, तो आपको 3 ऑप्शन इंडिकेटेड वाले, एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है या फिर जिसमें ईसीटी की जरूरत नहीं है वह दे, तो आपको यहाँ से आराम से ऑप्शन निकाल लेना है। फिर है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि किस किस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किस किस में ईसीटी नहीं देनी है। ठीक है, तो किस किस में ईसीटी नहीं देनी है। सबसे पहला है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इसमें बिल्कुल भी ईसीटी नहीं दी जा सकती किसी भी कंडीशन में, वह कहलाता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, सबसे पहला है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन या फर्स्ट लाइन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एग्जाम में आता है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा होगा, तो आपको एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन को अच्छे से दिमाग में रखना है। सबसे पहला है आईसीपी बड़ा हो या आईओपी बड़ा हो, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है या फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं, ईसीटी नहीं देते, ईसीटी नहीं देते हैं। किस किस में, सबसे पहला है इंक्रीज आईसीपी या इंक्रीज आईओपी। ग्लूकोमा हो, कोई भी पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी सर्जरी हुई है, कार्डियक सर्जरी हुई है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो इस प्रकार के पेशेंट का क्या है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन या फर्स्ट लाइन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है क्या ईसीटी। क्या इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईओपी, ग्लूकोमा, पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सर्जरी एंड एक आए मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एक्यूट एमआई। एक्यूट एमआई भी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। फिर है रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन या सेकंड लाइन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो है लेकिन कभी कभार कुछ हद तक इसमें दी भी जा सकती है। क्या है रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जैसे ओल्ड एज है, सेकेंड हाइपरटेंशन का पेशेंट है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो है लेकिन सेकंड लाइन या अपन रिलेटिवली अपन बोल सकते हैं। ये और ये दोनों यदि ऑप्शन में आए और उसमें पूछा जाए कि कौन किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो अपन को पहले इनको चूज करना होगा। यदि इनमें से एक भी ना हो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में, इनमें से हो तो उसको यूज कर सकते हैं। तो आप समझिए एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इसमें कभी कभार ईसीटी दी जा सकती है, मतलब दोनों में बैलेंस किया जाए कि इसमें ईसीटी का फायदा कितना है और इसका नुकसान कितना है, उसको तोल के ये दी जा सकती है। फिर है हाइपरटेंशन, फिर है प्रेगनेंसी एंड फोर्थ है फ्रैक्चर। तो ये क्या थे रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो आपको इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझ में आ गया होगा। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ईसीटी, किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं है, किसके लिए इंडिकेटेड है। तो ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, देखते ही ऑप्शन में जो आंसर आपको बताया गया है उसको ध्यान में रखना है। फिर है करंट, अमाउंट ऑफ करंट, कितनी मात्रा में अपन करंट देते हैं किसमें ईसीटी में। तो ईसीटी में कितनी मात्रा में करंट देते हैं 70 to 130 वोल्ट, 70 to 130 वोल्ट तक करंट देते हैं और मैक्सिमम 150 वोल्ट तक अपन करंट दे सकते हैं। 150 वोल्ट तक अपन करंट दे सकते हैं, मैक्सिमम लेवल 150 वोल्ट तक करंट दे सकते हैं और अपन वैसे 70 to 130 वोल्ट के बीच एवरेजन करंट प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है उसी करंट को यदि मिली एम्पियर में मापें तो वह होगा 200 से 1600 मिली एम्पियर। कितना 200 से 1600 मिली एम्पियर। और अब है ईसीटी कितने टाइम तक देते हैं, तो ईसीटी का जो टाइम ड्यूरेशन है, क्या है टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम पूछा जाए कि ईसीटी कितने टाइम तक प्रोवाइड करवाई जाती है। तो टाइम ड्यूरेशन यदि आपको एग्जाम में पहुंचा जाए तो टाइम ड्यूरेशन के बारे में आपको बताना है कि ईसीटी 0.6 to 1 सेकंड के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। मतलब जो करंट है वो कितने टाइम के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि ईसीटी में जो करंट प्रोवाइड करवाया जाता है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो 0.6 to 1 सेकंड, यह आपको कंफर्म दिमाग में रखना है कि 0.6 to 1 सेकंड तक क्या करंट प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आप ईसीटी दे सकते हैं। ठीक है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी होती है ईसीटी की, तो ईसीटी की फ्रीक्वेंसीज है
वह है कि अपन 3 टाइम मतलब 3 बार तक दे सकते हैं एक वीक में। ठीक है, अल्टरनेटिव डेज मतलब एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो अपन अल्टरनेटिव डेज ईसीटी दे सकते हैं, मतलब 3 टाइम तक मतलब 3 बार दे सकते हैं। कितने? एक वीक के अंदर। तो एक वीक में 3 बार तक ईसीटी दे सकते हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। फिर है पेशेंट की जो कंडीशन है, पेशेंट के किस प्रकार का डिसऑर्डर है, पेशेंट की कैसी रिकवरी है, उस पर भी डिपेंड करती है उसका क्या फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन। अब जैसे कि कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो वह 6 से 8 बार, कितनी? 6 से 8 बार यदि कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसमें 6 से 8 बार यदि अपन ईसीटी देंगे तो उससे क्या हो सकता है? रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, साथ ही साथ है क्रोनिक सिजोफ्रेनिया, तो क्रोनिक सिजोफ्रेनिया के लिए 20 से 25 ईसीटी साइकिल्स, ठीक है, प्रोवाइड करवानी होती है। और ईसीटी का यदि अपन ने 6 बार, कितनी बार? 6 बार यदि अपन ने ईसीटी पेशेंट को प्रोवाइड करवाई है तो उसमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि अपन ने पेशेंट के ईसीटी प्रोवाइड की है और लगभग कितनी ईसीटी या कितनी साइकिल ऑफ ईसीटी प्रोवाइड करवाने के बाद अपन पॉजिटिव इफेक्ट देख सकते हैं, तो अपना आंसर होगा 6 ईसीटी। तो 6 ईसीटी लगभग प्रोवाइड करवाने के बाद क्या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब अपन यहां पढ़ते हैं टाइप ऑफ ईसीटी। टाइप है, एक है टेक्निक के हिसाब से और दूसरा है मेथड, मतलब एक है टेक्निक के हिसाब से और दूसरा है जो अपन मेथड है या फिर जो वर्तमान में मतलब उसमें मेडिकेशन है उसके हिसाब से क्या है। सबसे पहला है टाइप मेथड के हिसाब से या इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड के हिसाब से। इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड के बेसिस पे ईसीटी 2 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले है यूनिलेटरल और दूसरी है बाईलेटरल। तो एग्जाम में पूछा जाए इलेक्ट्रोड के बेस पे, ठीक है, इलेक्ट्रोड के बेस पे या इलेक्ट्रोड अपन ने अप्लाई कर रहे हैं उसके बेस पे ईसीटी 2 प्रकार की, पहली है यूनिलेटरल, दूसरी है बाईलेटरल। जैसे कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड है वो बोथ इलेक्ट्रोड अप्लाई किया जाता है किस पे? वन साइड ऑफ टेम्पोरल रीजन। यदि अपन जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो एक ही साइड में यूज कर रहे हैं, एक ही साइड में अप्लाई कर रहे हैं तो वह कहलाएगी यूनिलेटरल। और यदि इलेक्ट्रोड दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड बोथ साइड टेम्पोरल रीजन पे यदि अप्लाई कर रहे हैं तो वह कहलाएगी कौन सी? बाईलेटरल। बाई का मतलब 2 और दोनों साइड कौन सी? टेम्पोरल रीजन पे यदि यूज कर रहे हैं तो वह कहलाएगी बायलैटरल ईसीटी। और यूनिलेटरल यदि दोनों इलेक्ट्रोड है एक ही साइड टेम्पोरल रीजन पे अपन अप्लाई करने हैं वह कहलाएगी यूनिलेटरल। अब है यूनिलेटरल है, इसके साइड इफेक्ट भी कम है और इसकी एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है वह भी कम है। ठीक है, तो ये लेस इफेक्टिव है और लेस इसके साइड इफेक्ट है। ठीक है, और यह पेशेंट में लेस साइड इफेक्ट है तो कम कंफ्यूजन भी प्रोड्यूस करती है और कम ही कॉम्प्लिकेशन करती है। तो एग्जाम में पहुंचा जाए यूनिलेटरल में इफेक्ट एंड मतलब जो इसका इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट दोनों कम होते हैं, साथ ही साथ कंफ्यूजन भी कम होता है। दोनों में यदि कंपैरिजन से क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है साइड इफेक्ट भी कम है लेकिन इफेक्ट भी कम है। एग्जाम में पूछा है ज्यादा कौन सी यूज होती है तो हमेशा बायलैटरल यूज होती है। इसके कंफ्यूजन भी ज्यादा है, साइड इफेक्ट भी ज्यादा है, मतलब कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा है, लेकिन इसका इफेक्ट है वह भी ज्यादा है। मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस में यूज की जाने वाली क्वेश्चन में आता है तो बाइलेटरल मॉडिफाइड ईसीटी। ठीक है, तो अभी आपको बताएंगे मॉडिफाइड कौन सी होती है जिसमें मेडिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के हिसाब से यूनिलेटरल एंड बायलैटरल। अब सेकंड है अकॉर्डिंग टू मेथड एंड टेक्निक। तो मेथड एंड टेक्निक के हिसाब से, मेथड एंड टेक्निक के हिसाब से ईसीटी 2 प्रकार की,
डायरेक्ट एंड मॉडिफाइड। डायरेक्ट, मॉडिफाइड, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को अपन बोलते हैं मॉडिफाइड। इनडायरेक्ट मतलब उसमें कुछ बीच में अपन कुछ टेक्निक मतलब कुछ मेडिकेशंस आदि यूज करेंगे। अब सबसे पहला है, दोनों में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मॉडिफाइड या इनडायरेक्ट ईसीटी। अब है डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट विदाउट एनेस्थीसिया यूज करते हैं। इसमें सिरप और सिरप एट्रोपिन सल्फेट जो मेडिकेशन दी जाएगी, जो सिक्रेशन होंगे उनको कम करने के लिए सिर्फ जो मेडिसिन दी जाएगी वह दी जाएगी एट्रोपिन सल्फेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए, डायरेक्ट ईसीटी में मेडिसिन दी जाती है और कौन सी दी जाती है, तो याद रखना है सिर्फ एट्रोपिन सल्फेट दी जाती है। जबकि मॉडिफाइड या इनडायरेक्ट में मेडिसिन यूज की जाती है। और इसको इनडायरेक्ट या मॉडिफाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एनेस्थीसिया भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन मेथड यूज है, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मॉडिफाइड या इनडायरेक्ट। इसमें एनेस्थीसिया भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसमें मसल्स रिलैक्सेंट एंड एनेस्थीसिया प्लस एट्रोपिन सल्फेट तीनों प्रकार की मेडिकेशन यूज होती है मॉडिफाइड या इनडायरेक्ट ईसीटी में। तो एग्जाम में पहुंच लिया जाए, आपको इस बात का ध्यान में रखते हुए आंसर देना है कि मॉडिफाइड या इनडायरेक्ट ईसीटी में एनेस्थीसिया का भी यूज होता है, मसल्स रिलैक्सेंट का भी यूज होता है और ये कोनर्जिक है इसका भी यूज होता है सिक्रेशन कम करने के लिए। फिर है, अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ईसीटी में कौन सी मेडिकेशन किस काम के लिए यूज ली जाती है, तो आपको इसका भी पूरा ध्यान रखना है। सबसे पहला है मेडिकेशन यूज इन ईसीटी। तो पहली मेडिकेशन है एट्रोपिन सल्फेट। कब यूज की जाएगी, 30 मिनट पहले। जो ईसीटी दे रहे हैं उस ईसीटी देने से 30 मिनट पहले अपन एट्रोपिन सल्फेट करते हैं, जो ब्रेडिकार्डिया को रोकती है और जो सिक्रेशन है उनको कम करती है। ध्यान रखना, पेशेंट की जो ब्रेडिकार्डिया होने की कंडीशन रहेगी, ठीक है, पेशेंट को क्यों एनेस्थीसिया इफेक्ट देते हैं, पेशेंट के इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, ग्रांड माल सीजर प्रोड्यूस होते हैं, पेशेंट कुछ टाइम तक हाइपोक्सिया में चला जाता है और उस टाइम तक पेशेंट के ब्रेडिकार्डिया ना हो, मतलब टेकिकार्डिया रहे, ठीक है, टेकिकार्डिया रहे और जो सिक्रेशन है वो कम हो, उसके लिए अपन देते हैं एट्रोपिन सल्फेट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए ईसीटी में यूज होने वाले मेडिकेशन है एट्रोपिन सल्फेट। या क्वेश्चन आए, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट, क्योंकि सिक्रेशन कम होंगे तो रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन है, उनको अपन रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, किससे, एट्रोपिन सल्फेट से। फिर है थियोपेंटोन सोडियम। थियोपेंटोन सोडियम जो मेडिसिन है वो एनेस्थेटिक ड्रग है। एग्जाम में पूछे थियोपेंटोन सोडियम क्यों यूज की जाती है, एज ए एनेस्थेटिक ड्रग, ठीक है। इट गिव जस्ट बिफोर प्रोसीजर, ये प्रोसीजर से जस्ट पहले जाती है। शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट है थियोपेंटोन सोडियम, जो क्या है, जो सीजर्स क्या है, सीजर्स की इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए एग्जाम में पहुंचा जाए, एनेस्थेटिया के लिए थियोपेंटोन सोडियम, और जो सीजर्स की इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए पहुंचा जाए तो भी थियोपेंटोन सोडियम। थर्ड मेडिकेशन है सक्सेनाइल कोलिन। थर्ड मेडिकेशन कौन सी है, सक्सेनाइल कोलिन। तो सक्सेनाइल कोलिन के बारे में यदि पूछा जाए किस काम आती है सक्सेनाइल कोलिन, सबसे पहला काम है इसका मसल्स रिलैक्सेंट, और पूछ ले रहा है फ्रैक्चर से प्रिवेंट करवाने के लिए तो भी सक्सेनाइल कोलिन। तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इन मेडिसिन से कि कौन सी किस काम के लिए या किसको बचाने के लिए ये मेडिकेशन दी जाती है, ठीक है। तो फ्रैक्चर को बचाने के लिए ये, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के लिए ये, टेकिक ब्रेडिकार्डिया को बचाने के लिए ये। तो याद रखना है आपको, ड्रग रिलैक्स द रेस्पिरेटरी मसल्स एंड प्रोड्यूस डिस्निया, ये भी याद रखना है आपको। इसका एक सक्सेनाइल कोलिन का साइड इफेक्ट है, ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी मसल्स है जैसे डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स है, इन मसल्स का रिलैक्स कर देगी तो रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और पेशेंट में डिस्निया हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है मास्क के थ्रू, किसमें, इनडायरेक्ट या मॉडिफाइड ईसीटी में। अब है नर्सिंग रोल।
नर्सिंग रोल ईसीटी में बिफोर ईसीटी, ईसीटी से पहले नर्स का क्या क्या रोल रहेगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है। पेशेंट को सबसे पहला है 6 से 8 घंटे तक एनपीओ रखना है, नील पर मुंह से कुछ नहीं देना है, खाना पीना बंद रहेगा 6 से 8 घंटे पहले। फिर है कंसर्न फॉर्म, पेशेंट यदि माइनर है तो उसके रिलेटिव से कंसर्न लेना है। साथ ही साथ आज रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करनी है, पेशेंट की ईसीजी कैसी है, मतलब कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई ब्लड रिपोर्ट उसमें उसके कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, मतलब कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो देखने को नहीं मिल रहा है। उनको कंफर्म करने के लिए यहाँ से भी एक यदि अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए तो ब्लड रिपोर्ट कलेक्ट क्यों की जाती है या क्यों देखी जाएगी इन्वेस्टिगेशन, उसके किसी प्रकार का कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर, किसी प्रकार का फ्रैक्चर, किसी प्रकार के मायोकार्डियल इंफार्क्शन वो तो नहीं है, तो उनको कंफर्म करने के लिए अपन इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। ऑल ज्वेलरीज एंड डेंचर्स है, किसी प्रकार की उसके मेटलिक इंस्ट्रूमेंट, मेटलिक ज्वेलरीज, किसी प्रकार की ज्वेलरी, किसी प्रकार के डेंचर्स, नकली दांत है, उन सबको हटाना है। फिर है पेशेंट को बाउल एंड ब्लैडर हमेशा खाली रखना है, क्या रखना है, खाली, एम्प्टी रखना है बिफोर प्रोसीजर। फिर है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एट्रोपिन सल्फेट बिफोर 30 मिनट प्रोवाइड लूज क्लॉथ। ठीक है, पेशेंट को एट्रोपिन सल्फेट देनी है 30 मिनट पहले, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, 30 मिनट पहले देनी है। और पेशेंट को जो क्लॉथ प्रोवाइड करवाएंगे वो कैसे होंगे, लूज क्लॉथ, लूज क्लॉथ प्रोवाइड करवाएंगे। एंड यदि फीमेल पेशेंट है तो उसके जो हेयर है उनको टाई करेंगे, साथ ही साथ हेयर्स है वो क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, क्लीन एंड ड्राई हेयर रखेंगे। ये था प्री प्रोसीजर। अब है ड्यूरिंग प्रोसीजर। ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर के दौरान नर्स क्या क्या करेगी, ठीक है। सबसे पहले प्रोवाइड करवाएगी सुपाइन पोजीशन, तो सबसे पहले ईसीटी किस पोजीशन में दी जाती है, फ्लैट सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। और जो क्या थी, पेशेंट को जो मेडिकेशन है कौन सी बच गई, मसल्स रिलैक्सेंट है और एनेस्थेटिक में जैसे थियोपेंटोन सोडियम है और सक्सेनाइल कोलिन है, वह दोनों मेडिकेशन प्रोवाइड करवाएगी सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाने के बाद। एंड माउथ गैग, माउथ गैग क्यों, टू प्रिवेंट टंग बाइट, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो टंग बाइट को बचाने के लिए क्या प्रोवाइड करवाते हैं, माउथ गैग, ठीक है। फिर है अप्लाई पिलो अंडर द लंबर कर्व टू प्रिवेंट लंबर फ्रैक्चर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर लंबर वर्टिब्रा में होगा L3, L4, L5, कौन सा, L3, L4, L5। तो L3, L4, L5 में सबसे कॉमन वर्टिब्रल फ्रैक्चर जो देखने को मिलता है, और साथ ही साथ लॉन्ग बोन है उसमें भी फ्रैक्चर देखने को मिलता है, वह फ्रैक्चर होता है फीमर का, ठीक है। फिर है रेस्टेंट करेंगे पेशेंट को फ्रैक्चर से बचाने के लिए, ऑब्जर्व करेंगे इंटेंसिटी ऑफ सीजर। अब यदि अपन ने उसके क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया है 0.06 to 1 सेकेंड के लिए, तो उसके दौरान पेशेंट में जो सीजर्स आ रहे हैं, टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, एक ग्रांड माल सीजर जो अपन प्रोड्यूस किए उस सीजर का नाम होगा ग्रांड माल सीजर, और उसका टाइम पीरियड है वह अपन नोट करेंगे टॉनिक एंड क्लोनिक स्टेज। टॉनिक स्टेज है वह 10 सेकेंड के लिए आएगी एंड क्लोनिक स्टेज 25 सेकेंड टू 30 सेकेंड, 25 से 30 सेकेंड के लिए क्लोनिक स्टेज आएगी, ठीक है। तो इसको भी नोट करना है। साथ ही साथ पेशेंट के टॉनिक क्लोनिक है वह आपको ध्यान रखना है कि पहले टॉनिक स्टेज 10 सेकेंड एंड फिर क्लोनिक स्टेज 25 to 30 सेकेंड। फिर है पेशेंट के यदि अपन क्या करंट दे रहे हैं, ईसीटी दे रहे हैं, और ईसीटी देते देते क्या हुआ पेशेंट के ईसीटी देते वक्त पेशेंट में जो करंट अपन ने दिया है वह लेस प्रोवाइड करवा दिया, जो करंट की मात्रा थी, ठीक है, कितनी मात्रा थी, मात्रा थी 70 to 130 वोल्ट, ठीक है, 70 to 130 वोल्ट थी, या फिर 200 से 1600 मिली एम्पियर। तो इस मात्रा से यदि अपन कम मात्रा में करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्या, स्टन,
ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, स्टंट। ठीक है, तो करंट लेस देन ईसीटी और इनएप्रोप्रिएट, तो उसको बोलते हैं स्टंट। इसके बाद अब है आफ्टर ईसीटी। ईसीटी के बाद नर्सिंग की क्या क्या केयर, क्या क्या रोल रहेगा, क्या क्या रोल रहेगा। सबसे पहले ओपन करना है रेस्टेंट, क्योंकि लॉन्ग बोन है, उनको फ्रैक्चर से बचाने के लिए अपन ने रेस्टेंट अप्लाई किया था, तो उनको ओपन करना है। प्रोवाइड करना है साइड लाइन पोजिशन, क्यों, प्रिवेंट एस्पायरेशन, एस्पायरेट होने से बचाने के लिए अपन साइड लाइन पोजिशन कराएंगे, क्योंकि पेशेंट के जो सिक्रेशन है वो आसानी से ड्रेन आउट हो जाए। असेस करेंगे रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पेशेंट स्टेटस, पेशेंट के वाइटल साइन, और उसको ओरिएंटेशन प्रोवाइड कराएंगे, पेशेंट का ओरिएंटेशन देखेंगे, पेशेंट कॉन्शियस है, कंफ्यूज है, वह कंडीशन उसकी असेस करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे एनी इंजरी और कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट के किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, उसको भी अपन ऑब्जर्व करेंगे। फिर पेशेंट को एम्बुलेट करेंगे आफ्टर 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे बाद उसको एम्बुलेट करके देखेंगे कि किसी प्रकार का उसके फीमर में या कहीं डिसलोकेशन है वो तो नहीं हुआ है, पेशेंट के फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, उसको असेस करके देखेंगे। फिर पेशेंट को अपन सिप्स ऑफ वाटर कब देते हैं, जब उसके गैग रिफ्लेक्स क्या हो, नॉर्मल आ जाए। ठीक है, यदि गैग रिफ्लेक्स नॉर्मल है उसको सिप्स ऑफ वाटर देके अपन चेक करते हैं, और यदि नॉर्मल है तो पेशेंट को क्या कर सकते हैं, अपन अलाउ कर सकते हैं को पीटी एंड नॉर्मल डाइट से। अब है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या है, सबसे पहला है रिट्रोग्रेड एमनेजिया, मतलब मेमोरी लॉस होती है। ठीक है, करंट मेमोरी है वो लॉस होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा या सबसे कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा सबसे कॉमनेस्ट है वह है रिट्रोग्रेड एमनेजिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी, ये आएगा रिट्रोग्रेड एमनेजिया, क्योंकि अपन फ्रैक्चर के लिए मसल रिलैक्सेशन दे दिए, एस्पायरेशन उनके लिए अपन ने एट्रोपिन सल्फेट दे दी, और टेकिकार्डिया के लिए अपन ने एट्रोपिन दे दी, तो उनको बचाने के लिए दे दी, लेकिन मेमोरी को बचाने के लिए कोई मेडिकेशन आदि यूज भी नहीं होती है, और इसकी वजह से पेशेंट के सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है वह होगा रिट्रोग्रेड एमनेजिया, मेमोरी लॉस। फिर है कंफ्यूजन, कुछ टाइम तक हो सकता है फ्रैक्चर, और सबसे ज्यादा जो फ्रैक्चर होता है वो मैंडिबल डिसलोकेशन। तो ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा यदि फ्रैक्चर या डिसलोकेशन होता है तो वह कौन सा होता है, मैंडिबल डिसलोकेशन। तो ईसीटी पे यदि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अपन अब कुछ 1-2 क्वेश्चंस यहाँ की ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, विच ऑफ द कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ईसीटी असिस्ट बाय द नर्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के हिसाब से एक पेशेंट को अपन ने क्या ईसीटी दी है और उसमें कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा है, तो नर्स सबसे पहले किसको असिस्ट करेगी, या किस पेशेंट को नर्स सबसे पहले देखेगी, फ्रैक्चर्ड पेशेंट को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को, कंफ्यूजन को, एमनेजिया को। आपको पता है चारों के चारों कॉम्प्लिकेशन आते हैं, लेकिन बताया है प्रायोरिटी वाइज। प्रायोरिटी आते ही अपन को ध्यान रखना है कि पेशेंट को मरने से बचाना है सबसे पहले, उसके बाद अपन उसके कोई और अदर प्रोसेस कर सकते हैं। तो इनमें पेशेंट किस कंडीशन में मर सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में। तो इसका आंसर क्या होगा, पेशेंट में यदि किसी प्रकार का एस्पायरेशन है, किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, क्योंकि अपन ने मसल रिलैक्सेशन दी है तो मसल्स जो रेस्पिरेटरी मसल है वो भी रिलैक्स हो जाती है आदि, उन कंडीशन को देखना है, पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है, पेटेंट एयरवे करना है। तो इससे संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आए, एयरवे सिक्रेशन से संबंधित आए, या फिर क्या है डिस्निया आए, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आए, किसी भी प्रकार का ऑप्शन आए, तो आपका आंसर जाना चाहिए कि पेशेंट को सबसे पहले मरने से बचाना है, फिर उसके बाद उसका देखना है फ्रैक्चर है, कंफ्यूजन है, एमनेजिया है, उस हिसाब से प्रायोरिटी वाइज यदि इसमें क्वेश्चन पहुंचे तो सबसे पहले बी आएगा, फिर आएगा ए, फिर आएगा क्या सी, और फिर आएगा डी। ठीक है, तो इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। फिर सेकंड क्वेश्चन, A nurse attending to a patient receiving electroconvulsive therapy in psychiatric department should ensure all of the following except। एक नर्स है, किसी पेशेंट के क्या ईसीटी लग रही है हॉस्पिटल में,
उस पेशेंट को नर्स क्या कर रही है, अटेंड कर रही है या उसकी जो ईसीटी लग रही है उसमें हेल्प कर रही है, तो नर्स क्या इंश्योर करेगी, ठीक है, को छोड़कर। इनमें एक ऐसा ऑप्शन है जो नर्स को नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वह अपन को देखना है कि क्या नहीं करना चाहिए नर्स को। सबसे पहला है एम्पेटी बाउल एंड ब्लेडर। बाउल एंड ब्लेडर को एम्पेटी करना है, यहां दे रखा है नोट नेसेसरी, तो ऑप्शन को आसानी से ध्यान से पढ़ना है। एम्पेटी बाउल एंड ब्लेडर इज नॉट नेसेसरी, नोट आते ही ऑप्शन एक्सेप्ट के अंदर काउंट हो गया है। फिर है पेशेंट हेयर शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई रखने हैं क्योंकि अपन इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करेंगे किसमें, टेम्पोरल रीजन में, इसलिए क्लीन एंड ड्राई होंगे। इसी सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं कि एक नर्स अटेंड कर रही है पेशेंट, जो क्या कर रहा है, ईसीडी ले रहा है, ठीक है, किसमें, एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल के अंदर, तो नर्स क्या एंश्योर करेगी, लास्ट में दे दिया एक्सेप्ट के अलावा, ठीक है, तो क्या क्या एंश्योर करना है किस इसको छोड़कर, ठीक है। तो सबसे पहला है एम्पेटी बाउल एंड ब्लेडर इज नोट, नोट आ गया, इसका मतलब ये है एक्सेप्ट हो गया। फिर है पेशेंट हेयर शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, पेशेंट के हेयर है वह क्या रखने हैं अपन को, क्लीन एंड ड्राई रखने हैं। हेयर पिन्स एंड ब्रासलेट बॉडी पेयर्स एंड शुड बी रिमूव, कोई भी ज्वेलरी है, हेयर पिन्स है, उन सबको रिमूव करना है, ठीक है। फिर है टेकिंग द इन्फॉर्म्ड कंसर्न फ्रॉम पेशेंट एंड लीगल ईयर, यदि माइनर है तो उसके रिलेटिव से या पेशेंट से कंसर्न लेनी है, तो ईसीटी में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इसमें नोट लगा है ये नेसेसरी होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, मतलब बाउल एंड ब्लेडर अपन को एमपीटी करवाना है, तो एक्सेप्ट ये होगा। फिर है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में यूज होने वाली, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ईसीटी यूज इन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ईसीटी कौन सी टाइप की है, मॉडिफाइड ईसीटी, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए मॉडिफाइड ईसीटी, और यदि आए तो बाइलेटरल, बाइलेटरल मॉडिफाइड ईसीटी। फिर है द मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, आपको इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन सब बताए हैं, तो उसमें है कि द मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू गिव ईसीटी द पेशेंट, सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा आपको दिख रहा है, मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो आपको मेजर बताए थे, इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईओपी, एक्यूट एमआई, ठीक है, और फिर पेशेंट के क्या है, किसी प्रकार के कार्डियक एंड पल्मोनरी डिजीज है, तो इसमें देख रखा है कि द मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो अल्कोहलिज्म नहीं है, ब्रोंकियल अस्थमा उसमें नहीं है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी है, और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, दोनों है। तो इन्हें दोनों में भी आपको यदि देखना है तो सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया था, उसमें आएगा इंक्रीज आईसीपी, तो इसमें आंसर आएगा डी। इसी प्रकार से आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ईसीटी किसने खोजी, कब खोजी, तो 1938 में सेरेलिटी एंड बिन्नी ने, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं, और सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे कुछ, और ईसीटी के बारे में यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।